नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे उर्वरक और उर्वरकों में भी कुछ उर्वरक पढ़ लिए थे, जैसे यूरिया है, कैल्शियम साइनेमाइड। आज हम पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की अगर बात करें तो अमोनियम सल्फेट यूरिया के बाद दूसरा क्या है, प्रमुख है उर्वरक। ठीक है, यूरिया से पहले मैंने बात की थी, पहले यूरिया का जब निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले कौन सा फर्टिलाइजर यूज में लेते थे, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब नाम से इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो अमोनियम अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4, और सल्फेट का SO4। अब अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे दो नेगेटिव। ठीक है, अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने अमोनियम चाहिए, दो अमोनियम। कितने चाहिए, दो। ठीक है, तो दो अमोनियम चाहिए, तो अमोनियम को ऐसे लिख दूं, NH4 का होल ट्वाइस SO4। सूत्र क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। और इस सूत्र को याद कर लेना, इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही क्या रहेगा, इसकी मर्दा में अभिक्रिया। जैसे ही आप इसको मर्दा में डालोगे ये किस में डिवाइड हो जाएगा, अपने आयंस में। ठीक है, अमोनियम अलग हो जाएगा और सल्फेट क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, क्लियर। अमोनियम तो कहाँ चला जाएगा, मृदा कोलाइड पे। मृदा कोलाइड पे क्या हो जाएगा, अधिशोषित। और सल्फेट कहाँ चला जाएगा, मृदा विलयन। कहाँ चला जाएगा, मृदा। यहाँ इसकी या तो लीचिंग हो जाएगी या इसको कौन ग्रहण कर लेगा, पौधे या प्लांट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो, सबसे पहला आता है अमोनियम सल्फेट, तो इसके केमिकल फॉर्मूले की अगर बात क्या है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। फिर आफ्टर यूरिया दिस इज द मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। यूरिया के बाद नाइट्रोजन युक्त ये क्या है, प्रमुख है उर्वरक है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त। क्लियर। देखो, अमोनियम है, अमोनियम से क्या मिलेगी पौधे को, नाइट्रोजन। और यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया में किस रूप में थी, एमाइड रूप में। नाइट्रोजन ही थी, दोनों से क्या मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है। क्या मिलेगी, नाइट्रोजन। तो ये कैसे फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन युक्त। कैसे है, नाइट्रोजन। तीन भागों में बांटा था हमने पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पे, कौन कौन सा, पहला नाइट्रोजन युक्त, दूसरा फॉस्फोरस युक्त और तीसरा पोटाश युक्त। ये कैसा है, नाइट्रोजन युक्त। ठीक है, फिर क्षारीय मृदाओं में इस उर्वरक का क्या होता है, प्रयोग लाभदायक होता है। क्षारीय मृदाओं में क्षारीय कौन सी होंगी, जिनका पीएच 7 से क्या होगा, अधिक होगा, मोर देन 7। तो एल्केलाइन सॉइल्स है उनमें क्या है, बेनिफिशियल है। क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें नाइट्रोजन किस रूप में है, अमोनियम में। और अमोनियम का मृदा पे प्रभाव कैसा होता है, क्षारीय थोड़ी होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय या एसिडिक, क्षारीय थोड़ी होगा। कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, नाइट्रेट का नाम आए तो क्षारीय, अमोनियम का नाम आए तो अम्लीय। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अमोनियम कैसा था, अम्लीय उर्वरक था। ठीक है, अम्लीय होने के कारण इसमें किसकी मात्रा मिलेगी अपने को, हाइड्रोजन आयनों की। क्षारीय है तो किसकी सांद्रता मिलेगी, हाइड्रोक्सिल की। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों बराबर होते हैं तो मृदा कैसी होती है, उदासीन। तो ये क्या करेगा, क्षारीयता को सुधारेगा, या कह सकते हो क्षारीय जो सब्सिटेंस है उनको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उदासीन करता है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये भारी एवं हल्की, भारी एवं हल्की दोनों प्रकार की मृदाओं में क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। चाहे सोयल आपकी कैसी हो, हेवी हो चाहे लाइट हो, दोनों में आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है, मृदा में अमोनिया की हानि बहुत कम होती है। ठीक है, द लॉस ऑफ अमोनियम फ्रॉम सोइल इज वेरी लेस या लाइट। ठीक है, अब देखो कम क्यों होता है, तो उसका भी कारण है, इसमें जो आपकी बेटा नाइट्रोजन मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी, किसमें मिलती है, अमोनियम के रूप में। किसके रूप में मिलती है, अमोनियम के रूप। किस रूप में मिलती है, अमोनियम। ठीक है,
अब अमोनियम की अगर हम बात करें तो अमोनियम पे कैसा चार्ज होता है, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये किस पे अधिशोषित होगा, कोलाइड पे। अब कोलाइड पे अधिशोषित हो जाएगा तो इसकी लीचिंग क्या होगी, कम होती है। लीचिंग क्या होती है, कम। तो इस कारण इसका जो मृदा में नाइट्रोजन का लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। क्या होता है, कम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट उर्वरक को चूना अथवा क्षारीय यौगिकों के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब भी आप मृदा में इसका प्रयोग कर रहे हो तो किसके साथ प्रयोग नहीं करोगे, चूना के साथ। किसके साथ, चूना, या इंग्लिश में बोले तो लाइम। ठीक है, या कोई भी बेसिक सब्सिटेंस है, क्षारीय यौगिक है, उसके साथ आप इसका प्रयोग नहीं करोगे, उसके साथ प्रयोग नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, तो देखो जो अमोनियम सल्फेट है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, चूने के साथ। किसके साथ, चूने के। अब चूने के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट बनाने के बाद में जो आपकी नाइट्रोजन है अमोनियम के रूप में, वो क्या बना लेगी, NH3। क्या बनाएगी, NH3। ठीक है, और ये क्या है, अमोनिया गैस है, और ये गैस कहाँ चली जाएगी, वातावरण में। तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे तो नाइट्रोजन का क्या होगा, नुकसान होगा, हानि होगी, होगी ना। तो इसलिए हम किसके साथ प्रयोग नहीं कर सकते, करते, चूने के साथ या क्षारीय यौगिक के साथ। ठीक है, तो मिश्रण बनाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी आपसी क्रिया से अमोनियम युक्त नाइट्रोजन अमोनिया गैस के रूप में क्या हो जाती है, स्वतंत्र। अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर शुड नॉट बी यूज्ड by mixing them with lime or alkaline components because due to their interreaction ammonium containing nitrogen is released in the form of a ammonium gas। किस रूप में निकल जाएगी, अमोनियम गैस के रूप में। रिएक्शन याद रखोगे, देखो अमोनियम सल्फेट है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, चूने के साथ। क्या क्या बना रहा है, कैल्शियम सल्फेट, जल के अणु, और क्या बनाएगा, अमोनियम। क्या बनाता है, अमोनियम। और ऐसे ही रिएक्शन को याद करना है, देखो रिएक्शन लिखोगे, एक लाइन याद करनी है आपको, क्या, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या था, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, चूने के साथ। क्रिया अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और क्या बनाएगा, जल के अणु। और अमोनियम है, सॉरी अमोनियम है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अमोनिया गैस में। किस में हो जाएगा, अमोनिया, NH3। ठीक है, अब अमोनियम आयन है कितने, यहाँ दो, तो यहाँ दो लगा दो। कितने लगा दो, 2 मोल हो गए। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, फिर आता है इसके कंपोजिशन की। अगर बात करें, किसकी बात करें, कंपोजिशन की। ठीक है, ऐसा कुछ बैग आता है किसका, अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है, वैसे 20.6। कितनी है, 20.6। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो बात करते हैं नमी की, तो मैंने 3 बताए थे, कौन कौन से, SSP, MOP और सल्फेट ऑफ पोटास। इनको अलग याद कर लेना, बाकी में सभी में मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, 1%, 1%। ठीक है, फिर इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, अमोनियम की फॉर्म में। कितनी होगी, 20.60%। कितनी होगी, 20 ठीक है, फिर बात करते हैं सल्फेट मिलेगा अपने को, और सल्फेट वो किस रूप में मिलेगा बेटा, H2SO4, या कह सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो स्वतंत्र अम्ल के रूप में, स्वतंत्र जो अम्ल है H2SO4 के रूप में, वो कितना मिलेगा, 0.025%। कितना मिलेगा, 0.025%। ठीक है, फिर एक है आर्सेनिक। आर्सेनिक की अगर मैं बात करूं तो आर्सेनिक कितना मिलेगा, 0.01%। कितना मिलेगा, 0.01%। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो पहला है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट, और कौन से उर्वरक अध्यादेश, कब लागू हुआ था उर्वरक अध्यादेश, 1956 में। उस उर्वरक अध्यादेश के अनुसार है ये, किसके अनुसार है, उर्वरक अध्यादेश के अनुसार।
तो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना है 1%। फिर बात करते हैं अमोनिकल नाइट्रोजन मिनिमम कितनी होनी चाहिए 20.60। फिर है फ्री एसिड एज H2SO4 कितना होगा 0.025%। फिर है आर्सेनिक मैक्सिमम कितना होना चाहिए 0.01%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं गुण। आर्सेनिक अम्ल होता है, ठीक है। देखो फिर है प्रॉपर्टीज, गुण की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है सफेद रवेदार। कैसा होता है सफेद, देखो ये दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स, गोल थोड़ी दिखाई दे रहे हैं अपने को, गोल नहीं है ना, ठीक है। ये कैसे होते हैं रवेदार होते हैं, क्रिस्टेलाइन सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं व्हाइट क्रिस्टेलाइन या सफेद रवेदार होते हैं, ठीक है। फिर जल में क्या होता है घुलनशील होता है, वाटर क्या है सोल्यूबल है। फिर है वायुमंडल से बहुत कम नमी को शोषित कर पाते हैं। अब वायुमंडल नमी का मतलब एटमोस्फेयर में या वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको क्या कर पाते हैं बहुत ही कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इट कैन एब्जॉर्ब वेरी लाइट मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर। वायुमंडल से क्या करेंगे बहुत कम ही नमी को ग्रहण कर पाते हैं। तो कोई बैग वगैरह खुला भी छोड़ दोगे तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। फिर आती है मृदा में अभिक्रिया। अब मैंने बता दी थी पीछे मृदा में अभिक्रिया, सूत्र याद रख लेना। सूत्र क्या था इसका NH4 का होल ट्वाइस SO4। जैसे ही मृदा में डालोगे NH4 अलग हो जाएगा और आपका SO4 क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चलाया जाएगा NH4 कोलाइड पे, कहाँ चला जाएगा कोलाइड पे। और आपका SO4 है ये कहाँ चला जाएगा मृदा विलयन या सोइल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका या तो लीचिंग हो जाएगी या क्या हो जाएगी पौधों द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ को अधिशोषित हो गया कोलाइड पे, ठीक है। देखो मृदा में डालने पर अमोनियम सल्फेट शीघ्रता से घुलकर अमोनियम तथा सल्फेट आयन में क्या हो जाता है विच्छेदित। व्हेन एडेड टू द सोइल ammonium sulfate dissolves quickly and disassociate into ammonium and a sulfate ion, ठीक है। हो रहा है देखो अमोनियम आयन था, सॉरी अमोनियम सल्फेट था, वो किसमें टूटेगा अपने आयंस में। आयंस का मतलब क्या है बेटा जिन पे क्या मिलता हो अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता हो उसको हम क्या कहते हैं आयंस, ठीक है। अब ये आयंस में डिवाइड हो गया, अमोनियम अलग हो गया और सल्फेट क्या हो गया अलग हो गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर क्या हो जाता है अधिशोषित, ठीक है। यहाँ कैल्शियम था, कैल्शियम को अमोनियम ने हटाया और हटाने के बाद कोलाइड पे कौन आ गया अमोनियम। कैल्शियम ने किसके साथ रिएक्शन कर ली सल्फेट के साथ, किसके साथ सल्फेट के साथ, ठीक है। क्लियर। तो अमोनियम आयन है वो कैल्शियम को यहाँ से क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चल फिर आता है सल्फेट आयन मृदा के कैल्शियम से क्रिया करके क्या बनाता है कैल्शियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाएगा कैल्शियम जो जल में घुलकर अपक्षालित हो जाता है। अपक्षालित का मतलब क्या है या इसी का दूसरा नाम होता है निक्षालन और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं लीचिंग। क्या कहेंगे लीचिंग। तो इनकी इसकी क्या हो जाएगी लीचिंग हो जाएगी और पानी के साथ पोषक तत्व का जाना क्या कहलाता है लीचिंग या निक्षालन, ठीक है। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन react with soil calcium to form calcium sulfate which dissolves in water and gets leached and is apparently absorbed by plant। कुछ मात्रा इसकी क्या हो जाती है लीचिंग के द्वारा नष्ट हो जाएगी और कुछ को क्या कर लेंगे पौधे ग्रहण कर लेंगे। दिस लीड टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम आयन ऑन सोयल कोलाइड, जो क्या करता है मृदा में कैल्शियम आयन की क्या करता है कमी करता है, क्या करेगा कमी, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये मृदा कोलाइड पे क्या था कैल्शियम था, उसने रिएक्शन की किसके साथ सल्फेट के साथ और सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या कर दिया सी क्या बना लिया CaSO को, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो आप, मैंने पीछे लिखा था NH4 का होल ट्वाइस
SO4 लिखा था, यहाँ मैंने CaSO4 लिखा है, इसका क्या कारण है? यहाँ भी तो यहाँ भी ऐसा क्यों नहीं लिखा मैंने, Ca का होल ट्वाइस या SO4 या ऐसे क्यों नहीं लिखा Ca2SO4? हाँ, इस पे भी कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं, और इस पे भी कितने हैं? दो। तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, चल। फिर अमोनियम आयन का नाइट्रीकरण होने से नाइट्रेट आयन बनते हैं। ठीक है, और नाइट्रीकरण में कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, जिनका उपयोग पौधे कर लेते हैं, अन्यथा अपक्षालन द्वारा इसकी क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। नाइट्रेट की क्या हो जाती है? अपक्षालन का मतलब लीचिंग हो जाती है। नाइट्रेट ऑफ अमोनियम आयन result in the formation of nitrate ions which are used by plant, otherwise they are lost through leaching, जो किसके द्वारा? लीचिंग के द्वारा क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाता है, या क्या चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो किस प्रकार से होता है नाइट्रीकरण की प्रोसेस। तो मेरे पास पहले क्या था? अमोनियम। अमोनियम का ऑक्सीडेशन कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करके किस में चेंज करेगा? HNO2 में, नाइट्राइट में इसको चेंज करेगा। ठीक है, और क्या बनेंगे इसमें? जल के अणु बनेंगे। जल के अणु बनेंगे और क्या निकलेंगे? चार नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन ही मृदा को कैसी बनाते हैं? अम्लीय। कैसी बनाते हैं? अम्लीय। ठीक है, फिर नाइट्रोबैक्टर है। नाइट्रोबैक्टर NO2, जिसको हम क्या कह रहे थे? नाइट्राइट। नाइट्राइट का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा? नाइट्रेट। क्या बनाता है? नाइट्रेट, जो पानी के साथ घुलकर क्या हो जाती है? इसकी लीचिंग हो जाती है, या इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? पौधे। कौन कर लेंगे? पौधे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चल। फिर है अमोनियम सल्फेट के लगातार प्रयोग से मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। बता दिया। क्या थे? चार नवजात हाइड्रोजन बन रहे थे अपने पास, और वो नवजात हाइड्रोजन मृदा को कैसी बना रहे थे? अम्लीय। कैसी बनाते हैं? अम्लीय। अमोनियम सल्फेट के लगातार प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। सोइल बिकम एसिडिक ड्यू टू द कंटिन्यूअस यूज ऑफ अमोनियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ देखो चार नवजात हाइड्रोजन बन रहे थे, वहां बन रहे थे ना। अब ये चार नवजात हाइड्रोजन किसको हटाएंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम को। यहाँ से किसको हटाएंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम को। कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के बाद में यहाँ मृदा कोलाइड पे कौन आ जाता है? हाइड्रोजन आयन। जब मृदा कोलाइड पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय या एसिडिक। ठीक है, फिर आता है अगर हम मृदा में कितना केजी? 100 केजी क्या डाल रहे हैं? अमोनियम सल्फेट अगर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? अमोनियम। तो इससे जो अपने पास अम्लता उत्पन्न हुई है, जो मृदा में एसिडिटी हुई है, ठीक है, जो अम्लता क्या हुई है? उत्पन्न हुई है, उस अम्लता को कम करने के लिए हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट डालना होगा? 110 केजी। अगर यूरिया में अगर पूछे तो यूरिया में कितना डालते हैं बेटा? 80 केजी। 100 केजी यूरिया की से उपलब्ध सॉरी 100 केजी यूरिया से जो उत्पन्न हुई अम्लता, उसको कम करने के लिए हम कितनी कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे? 80 केजी। और अगर 100 केजी अमोनियम सल्फेट से आपकी अम्लता उत्पन्न हुई है तो उसको कम करने के लिए कितना डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट? 110 केजी। 110 केजी कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे तो मृदा क्या होगी? फिर से आपकी उदासीन। ठीक है, या कह सकते हो इसका प्रभाव, इसके जो अम्लता का प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, फिर आता है फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव। फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण। इसलिए धान के लिए क्या है? सर्वोत्तम उर्वरक। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कौन सा है? अमोनियम सल्फेट।
कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो कई बार धान और चावल में ये पूछ लेते हैं अंतर क्या है। धान और चावल, धान को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडी, और चावल को क्या कहेंगे? राइस। क्या कहते हैं? राइस। ठीक है। जब धान की बात आए तो धान पे क्या मिलेगा? छिलका या हस्क। क्या मिलेगा? छिलका या हस्क। ठीक है। जब इस हस्क को पॉलिश के द्वारा हम हटा देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? चावल या राइस। क्या कहते हैं? चावल या राइस। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये याद रखना। फिर पेडी क्रॉप एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन अमोनियम फॉर्म, हेंस इट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर पेडी। फिर अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। कहाँ अधिशोषित होता है? मृदा कोलाइड। तो इसका लीचिंग है या अपक्षालन है वो क्या नहीं होगा? अपक्षालन नहीं होगा। ठीक है। तो अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होने से अपक्षालन नहीं होता तथा इनके नाइट्रीकरण से नाइट्रेट आयन बनते हैं, जिससे सभी फसलें आसानी से क्या कर लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन इतना याद रखोगे इसमें कि जब भी ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होगी या नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होगी वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? ऑक्सीजन की। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। या कह सकते हो ये किसकी उपस्थिति? वायुजीवी जीवाणुओं के द्वारा, एरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अमोनियम आयन डू नॉट गेट लीच ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑन सोइल कोलाइट एंड देयर नाइट्रेशन produce nitrate ion which are easily absorbed by all crops, hence it is useful for all crops। ठीक है, सभी फसलों के लिए क्या है? ये यूजफुल है। ये जो डायग्राम है ये किसका है बेटा? धान का है। किसका है? धान का। ठीक है ना, ऐसा होता है धान। ये किसका है? धान का। फिर है इस उर्वरक का प्रयोग खड़ी फसल में छिटक कर किया जा सकता है। छिटक कर का मतलब छिड़क कर, या इंग्लिश में बोले तो ब्रॉडकास्ट। दिस फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग की जगह क्या कर लोगे? ब्रॉडकास्टिंग। क्या है? ब्रॉडकास्टिंग ऑन स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप्स में फर्टिलाइजर देना क्या कहलाता है बेटा? टॉप ड्रेसिंग। क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, नाम आए ना टॉप ड्रेसिंग, तो टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या है? कि खड़ी फसल में हम क्या डाल रहे हैं? उर्वरक। क्या डाल रहे हैं? उर्वरक या फर्टिलाइजर। फिर है जल में घुलनशील एवं शीघ्र शीघ्र सक्रिय होने से फसलों को नाइट्रोजन क्या होती है? शीघ्र प्राप्त होती है। ठीक है। वाटर सोल्यूबल एंड क्विकली एक्टिवेटेड क्रॉप गेट नाइट्रोजन क्विकली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है डाई अमोनियम फोस्फेट। ठीक है, डाई अमोनियम फोस्फेट की अगर हम बात करें तो डाई अमोनियम फोस्फेट, या हम कहें शॉर्ट में इसको कहें तो क्या कहते हैं? डीएपी। क्या कहते हैं? डीएपी, डाई अमोनियम फोस्फेट। ठीक है। अब डाई अमोनियम फोस्फेट भी फोस्फेटिक उर्वरकों में अगर हम देखें तो अपने यहाँ बहुत प्रचलन में है ना। इससे क्या क्या है बेटा? इससे फसलों को नाइट्रोजन और क्या मिलती है? फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है। अब नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का दोनों का ही पौधों में क्या है? बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है। और अपनी मृदा में अगर बात करें तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ठीक है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की क्या पाई जाती है? कमी। ठीक है, भारत में लगभग मृदाओं में क्या है? कमी है। ठीक है। एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका क्या नाम है? जिंक। सुना नाम जिंक? ठीक है। जिंक की भी भारतीय मृदाओं में क्या है? कमी है। जिंक की भी क्या है? कमी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, तो कौन से की है? जिंक की। कौन से की है? जिंक। किसकी कमी है? जिंक की। ठीक है। और कई बार ये पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी मिलती है अपने को? बलुई मृदा नहीं, बलुई नहीं। इस उन्हें वैसे बताया होगा राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है और राजस्थान में ज्यादा बलुई मिलती है।
तो राजस्थान तो वैसे बड़ा है, 10 राज्य को और मिला ले, 5 राज्य को मिला ले, राजस्थान से बड़े नहीं हो जाएंगे? होंगे ना। भारत में कौन सी मिलती है सबसे? हम्म? एक नाम सुना है, एलुवियल सोइल या जलोढ़ मृदा, नाम सुना है क्या? जलोढ़ या एलुवियल सोइल सुना है? नदियों द्वारा लाई गई मृदा को पढ़ा था कि 10th क्लास में? कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? खादर और बांगर। खादर और बांगर। बांगर किसको कहते हैं? पुरानी मृदा को। और खादर को? ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? ठीक है। सबसे ज्यादा यही मृदा मिलती है, और कितने परसेंट? 42। और उपजाऊ मृदा होती है बेटा अपने जितने भी सिविलाइजेशन हुआ है, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता हुई, जैसे आड़ है, सिंधु सभ्यता है, ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ मिली है अपने को? नदियों के किनारे। ठीक है, मिली है ना। तो वहाँ की मृदा क्या है? उपजाऊ है। ठीक है, क्योंकि जो नदियाँ वगैरह निकलती हैं वो अधिकतर पहाड़ों से निकलती हैं, और पहाड़ों से वो आएंगी तो पहाड़ों का क्या करेंगी? अपक्षय करेंगी, वेदरिंग करेंगी। वेदरिंग करेंगी तो वो मृदा क्या लेके आएंगे अपने साथ? मिनरल्स, खनिज लेके आएंगे। तो खनिज तत्वों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, फिर बहुत सी जगह से कार्बनिक पदार्थ भी लेके आएंगे, तो इनमें कार्बनिक पदार्थ भी मिलता है और मिनरल्स भी मिलते हैं ना। तो इसलिए ये क्या होती है? अच्छी मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन के दो चीज मिलेंगी, एक नाइट्रोजन मिलेगा, एक क्या मिलेगा? फॉस्फोरस मिलेगा। ठीक है। नाइट्रोजन है उसका पौधे में क्या काम है? तो नाइट्रोजन के कार्य अगर पूछे तो सबसे पहला तो क्या करेगा? वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? वानस्पतिक वृद्धि। ठीक है। फिर अनाज वाली सीरियल जो क्रॉप्स हैं, अनाज वाली कौन सी होगी? वीट हो गई, जैसे गेहूं, वीट हो गई, या क्या कह सकते हो? गेहूं। ठीक है, जो हो गई, बाजरा हो गया। इनमें कल्ले फुटान को क्या करता है? बढ़ाता है। टेलरिंग को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। ठीक है। फिर किसको? प्रोटीन कंटेंट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। प्रोटीन कंटेंट को क्या करता है? इंक्रीज। फिर ये क्लोरोफिल का भी क्या है? एक कंपोनेंट है। जैसे क्लोरोफिल की अगर स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो आपको इस प्रकार की कुछ संरचना मिलेगी नाइट्रोजन में, देखना ऐसे 4 नाइट्रोजन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 नाइट्रोजन। और यहाँ बीच में क्या मिलेगा? मैग्नीशियम। ऐसी स्ट्रक्चर है, आपकी 11th क्लास की बायो में दे रखी है। ठीक है ना, ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है अपने को। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के निर्माण में भी क्या है? सहायक है। ठीक है। अब क्लोरोफिल कैसा रंग देता है पौधे में? हरा। तो ये पौधे को क्या प्रदान करेगा? हरा रंग। क्या प्रदान करता है? हरा रंग। ठीक है। फोस्फोरस की अगर बात करें तो फोस्फोरस है वो जड़ों का विकास करता है, रूट डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? रूट डेवलप। और पौधे में अगर हम देखें तो एक बेस जो आधार बनाएगा वो कौन बनाती है? जड़ें बनाती है। कौन बनाती है? जड़ें। पानी जड़ें देंगी, पोषक तत्व जड़ें देंगी, देंगी ना। पौधे को सीधा खड़ा कौन रखेंगी? जड़ रखेंगी, रूट्स रखेंगे, रखेंगे ना। तो ये क्या करता है? जड़ों का विकास करता है। किसका विकास करता है? जड़ों का। एक पोटास आता है, पोटास का कई बार पूछते हैं। पोटास की अगर बात करें तो पोटास क्या करता है? स्टोमेटा नाम सुना है, या हिंदी में रंध्रावकाश सुना है? क्या नाम? रंध्रावकाश। ठीक है, ये क्या करते हैं? रंध्रावकाशों के खुलने और बंद होने, क्लोज और ओपन होने को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल। तो ये पानी की डिफिशियंसी में क्या करते हैं? पौधे को मदद करते हैं। ठीक है, जैसे पानी की कमी होगी तो ये स्टोमेटा क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। स्टोमेटा क्या कर देंगे? क्लोज। क्लोज कर देंगे तो क्या नहीं होगा? इवोपोरेशन या इवोपो ट्रांसमिशन, या कह सकते हो वाष्पोसर्जन की क्रिया नहीं होगी। अब वाष्पोसर्जन की क्रिया नहीं होगी तो पानी पौधे में पानी की क्या नहीं आएगी? कमी नहीं है। और शुष्क खेती में भी हम क्या करते हैं? पत्तियों की संख्या कम करते हैं ना, या पौधों की संख्या कम करते हैं, या पत्तियों की संख्या कम करते हैं ना। पत्तियों की संख्या किस लिए कम करते हैं? ताकि स्टोमेटा की संख्या या रंध्रावकाशों की संख्या क्या हो जाए? कम। क्योंकि स्टोमेटा सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे अपने को? पत्ती पर। कहाँ मिलते हैं? पत्ती पर। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? तो डीएपी अपने को क्या देता है? एक तो नाइट्रोजन, एक है फॉस्फोरस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। एक छोटी सी एक स्टोरी और है, हिस्ट्री रही है उर्वरकों की। ठीक है ना, एक छोटी सी हिस्ट्री रही है, बहुत बार मैं बताता भी हूँ आपको कि पहले उर्वरकों का इतना प्रयोग नहीं था, प्रयोग नहीं होता था बेटा।
मैं 1947 की अगर बात करूं, 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, ठीक है। 1947 की अगर बात करूं तो अपना उर्वरक का जो खपत थी वो कितनी थी? 35,000। कितनी टन थी? 35,000 टन ही थी, ठीक है। जो 1966-67 में बढ़कर कितनी हो गई? 8.30 लाख टन हो गई। कितनी हो गई? ठीक है ना। पहले किसानों के पास ये फर्टिलाइजर लेके जाते थे ना, तो ये बोलते हैं नहीं नहीं खेत में नहीं डालूंगा, क्या पता मेरे खेत में क्या हो जाएगा, ठीक है। और फिर दबाव आया ना, तो ये जो ऑफिसर वगैरह थे, डब्ल्यू वगैरह थे, ये क्या करते थे, रात को जाते थे और रात को क्या डालते थे? फर्टिलाइजर डालते थे, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद बताते थे किसानों को, देखो यार रात को फर्टिलाइजर डाला था, कितना अच्छा हुआ। और अपन लोग इतना पीछे पड़े उनके कि फर्टिलाइजर का ही यूज करने लग गए, फर्टिलाइजर का ही बहुत ज्यादा क्या करने लगे, यूज। अब वहां अपनी मृदा में क्या होने लगा? कार्बनिक पदार्थों की कमी। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कार्बनिक पदार्थ की कमी हुई है। उसका कारण क्या है बेटा? फर्टिलाइजरों का यूज। क्या है? फर्टिलाइजरों का यूज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये था बेटा आपका कौन सा? अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अगला फर्टिलाइजर है डीएपी। डीएपी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, थैंक यू।